नाउ देखो, कहानी खत्म की थी कहाँ पे? शिवानी कहाँ पे खत्म हुई थी कहानी? 1999। क्या था इंसिडेंट? मतलब वो लोग लड़े थे, कुएं में कूद गए थे सर। वो एक सर वो बताया था कि वो कौन आदमी था सर, वो लड़की का हाथ उठा रहा था सर। या सर ऊधम से अरे चलो, तुम लोग को इंसिडेंट याद है ना? मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट यू हैव डोंट नो अबाउट दैट एनी इंफॉर्मेशन। नाउ आगे बढ़ेंगे। देखो अब जिसके पहले जिनने नहीं समझा ना, ऑनेस्टली बता रहे उनको बोरिंग लगेगा, ऑनेस्टली बता रहे उनको बोर लगेगा। हाँ पवन, तुम्हारा लॉस होना शुरू, आ जाओ। जब देखो हिंदी वाले जो विद्यार्थी मिले उनके साथ समस्या जाइए सर। हम इसको बुला के लाएंगे तो। चलो रहने दो। यहाँ तक जो हमने देखा ना, तो उस कहानी के आगे है कि अंग्रेज़ों के, ब्रिटिशर्स के कारनामों की वजह से जो इंडियंस थे ना, वो अवेयर तो हो गए, मतलब जागरूक हो गए। और इस जागरूक होने की वजह से ना उनने कहा कि अब हम नहीं रोक सकते बिल्कुल। तो सिर्फ गांधी जी नहीं, गांधी जी के अलावा उनसे पहले बहुत सारे लोग थे जिनने कहा कि अब तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, जन्म ले लिया अंग्रेज़ों को। हाँ अभी ले चुके थे 1869 गांधी वाज बोर्न। दादाजी जन्म दे रहा हूँ। हाँ हम कुछ बोले, अब भी डेट बोले ना, क्या थी वो? तुम कोई नहीं बोला। 1868 सर। 186 देखो कितनी अच्छी, जा देखो कितने अच्छे से याद रही। हाँ 1869। वेरी गुड। दद्दा कब हो गए थे? 1869 1869 में पैदा हो गए। इसका मतलब यहाँ तक आते आते कितनी एज हो गई होगी? सर वो तो गई होगी सर 50 साल। हाँ अप्रोक्स, वेरी गुड, अप्रोक्स लगभग। तो उस बंदे ने हाँ हाँ, और इंडिया भी आ चुके थे। इंडिया कब आए थे? स्वयं किस तारीख को आए होंगे? सर बता। हाँ हमने बताया था क्या? नहीं बताया चलो 1915 में। 1915। 10 जनवरी 1915 अभी दिमाग में सेट कर लो। 1915। 10th जनवरी 1915 गांधी वाज अराइव्ड इन इंडिया। बोलो क्लियर, ध्यान रखियो 1915। बस, दिमाग में रखते जाइयो। हम ये डेट जो आपको बता रहे हैं, हम इन पे कभी भी आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि एक डेट अगर 1 मिनट खा रही है मतलब इम्पोर्टेंट। ओके 1920 से 22 तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब होता है असहयोग आंदोलन, जिसके अंदर हो गया। कितनी बार करेंगे? रिपीट नहीं कर सकते, टाइम ही नहीं, अब अंधेरा हो रहा है। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। कहने के लिए तो एक आंदोलन नहीं था, मगर समस्या ये थी कि ये सिर्फ आंदोलन नहीं था, आंदोलन के साथ साथ ये बहुत बड़ी कहानी थी। बहुत सारे लोग जिनके मन भर चुके थे ना, तो उनने सोचा कि अब हम रोक नहीं सकते, और सब ने मिल के ये सोच लिया कि हम अंग्रेज़ों की मदद ही नहीं करेंगे। मदद ना करना मतलब सीधी बात ये है कि तुम जो कछु करना है करो, हम आपका काम नहीं करेंगे। हाँ कोई भी सहयोग नहीं होने वाला था। आजा, अरे दोनों चीज़ों के लिए आ जाओ, आजा। वो तो इधर खड़े हो गए तो डंडे लग गया। इधर आ जाओ, इधर, वो तो वहाँ रहते, इधर आ जाओ सही में। रुद्रांश तुम दोनों यहाँ आ जाओ, हमारा आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। जब एक का भी आई कांटेक्ट नहीं होता तो हमारी जो साउंड है
अरे परसों के दिन एक मैसेज डाला था सबके लिए, छोड़ो। हाँ अब परसों को कौन ले गया? अब वो कहानी सुनाने बैठेंगे तो एक एक और लग जाएगा। बेचारा जो लोगों के लिए 5-5 की सज़ा कहा गया था, तो नियम के खिलाफ अपन नहीं जा पाएंगे। चलो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का तात्पर्य ये था, हाँ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब ये था कि आप किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति अंग्रेज़ों की मदद नहीं करेगा। तो कैसे कैसे की? प्रोफेसर्स लोगों ने वहाँ कॉलेज में जाना बंद कर दिया, जो लोग सरकारी नौकरियों में थे, पुलिस वालों ने थानों में जाना बंद कर दिया, स्टूडेंट्स ने जो सरकारी कॉलेजों में थे उनने वहाँ पढ़ने से मना कर दिया। गांधी जी ने, टैगोर ने और बहुत सारे लोगों ने ना अपने अपने कामों से मना कर दिया। सीधी बात यह है, हम अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करेंगे। तो इससे हुआ क्या, अंग्रेज़ सही में बौखला गए, क्योंकि उनके काम ही नहीं बचा, उनके ऑफिसर्स ही नहीं बचे, है ना, उनके ऑफिसर्स नहीं बचे। कल क्यों नहीं आए थे? कारण लंबा है। हम बताएंगे तो 1 घंटा चला जाएगा। ऑनेस्टली समझ लो, क्योंकि सर वो हम समझ रहे हैं ना, असहयोग आंदोलन की बात चल रही। एग्जैक्ट तुम किताब से मिला लियो, हाँ वो हम पढ़ लिया वो। किताब से लूसेंट से जिसको जहाँ से मिलाना हो मिला लेना। तो असहयोग आंदोलन इतने बड़े लेवल पे पहुंचा कि लोगों को विश्वास होने लगा कि अरसाद अंग्रेज अब सही में भाग जाएंगे। 1 साल के अंदर साउथ इंडिया में तक जो कर्मचारी थे ना, ट्रेड यूनियन, मद्रास ट्रेड यूनियन कहाँ गई? जी 1918। इसके लेबर्स ने भी अपने अपने काम छोड़ दिए। और सबसे बड़ी बात, सिटी तो सिटी, गांव के लोगों ने भी ना, जितने जो सरकारी चीज़ें थी ना, अरे तुम्हारे कपड़े ही नहीं लेना हमको, सब ने त्याग दिए, सब ने अपने घर पे बुन के अपने कपड़े पहने। फिर उसके लिए भी तो ऊन लाना पड़ेगा। नहीं, ऊन से नहीं, कपास से। घर पे खेत में कपास हो रहा, चरखे से उसको बुन रहा। सुन लो, चरखे से बुना, जुलाहे से कपड़े बनवा लिए, उसको काट के सिल के खुद पहन रहे। इसलिए गांधी जी वो चरखा है। हाँ, वो असहयोग आंदोलन की निशानी थी। बात क्लियर? ये पॉइंट हम एग्जैक्ट किसी से भी पूछ लेंगे, नोट कर लो। डन। नेक्स्ट, चोरा चोरी कांड इंसिडेंट। अच्छा, असहयोग आंदोलन इतना सक्सेस था, फिर बंद क्या कर दिया उसको 2 साल ही में? अंग्रेज नहीं माने होंगे। कैसे कर दिया बंद? बेरोजगार घूम रहे थे सारे। कौन हो रहा था बेरोजगार? सर हम बताएं, वो मिनट। पंजाब में एक जगह थी चोरा चोरी नाम की, उधर पे मतलब उनको मारा कूटा था, बैठक लगी थी किसी चीज की। गलत। और कोशिश अच्छी करी, कोई दिक्कत नहीं। और कोई? चलो सुनो, हमने देखा कि ये आंदोलन सच में इतना सक्सेसफुल था कि गांव-गांव खबर पहुंची। अब सुनना, तुम यहाँ क्लास में बैठे हो कई प्रकार के, है ना, हमें पता है हम कुछ को कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ को कंट्रोल करने की वजह से ये यहाँ रहती है। ऑनेस्टली सत्य बता रहे, सुनना। और गांधी जी थे हमारे प्रकार के, मतलब वो बिल्कुल भी हिंसा पसंद नहीं करते थे, हम भी नहीं पसंद करें। हाँ, मगर वो तो तुम लोगों की पूजा पत्री है, अंग्रेजों गुण आजाद थोड़े से, तो उनको वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं था। साउथ इंडिया से लेकर मतलब यूपी तरफ कुछ लोगों में इतना जोश आ गया कि हम तो असहयोग आंदोलन कर रहे हैं, कोई हमसे बोल नहीं सके, और जो अंग्रेजों की ऐसी तैसी तुम बेटा मिलो। असहयोग आंदोलन था, धीरे धीरे तुम्हारी गुस्सा बढ़ गई। इस चक्कर में एक घटना हो गई। अब सुनो अच्छे से, यूपी के गोरखपुर में, कहाँ पे? यूपी का गोरखपुर एक ज़िला है जहाँ पे एक जगह है चोरा चोरी, एक छोटा सा गांव है, गांव चोरा चोरी, वहाँ मतलब कस्बा है, वहाँ पे एक थाना था। क्या था? थाना। उस थाने में एक पुलिस वाला था और 21 सिपाही थे, मतलब एक टीआई और 21 पुलिस वाले। तो गुस्साई हुई भीड़ ने
उस पूरे थाने को घेर के और कुछ लोगों ने उस पर मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दी, तो जिंदा 11 के 11 पुलिस वाले जल, मतलब सॉरी 21 के 21 पुलिस वाले वहाँ जल गए, जिसमें कुछ अंग्रेज बड़े ऑफिसर भी थे और कुछ हमारे भारतीय भी। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है, अगर एक सही इंसान जो है, जैसे गांधी जी ने सोचा, उसमें भारतीय भी थे, पुलिस वाला था तो क्या भारतीय नहीं था क्या वो? तो उन सब के जलने पे जैसे गांधी जी को पता चला कि यार आंदोलन सक्सेसफुल चल रहा है, मगर कुछ लोगों ने इसका मिसयूज़ कर दिया, तो गुस्सा में गांधी जी ने कह दिया, सॉरी आई क्विट दिस मूवमेंट, मैं इसको छोड़ रहा हूँ या इसको बंद कर रहा हूँ, और उन्होंने उसको शट डाउन कर दिए। और उसके बाद ये मूवमेंट हो गया। इस मूवमेंट के 2 ठो बात और हैं जो बता दें, सिर्फ सुन लो, एक बात और सुन लेना। ये जो हम आज बता रहे, जैसे तुम्हारे मन में ये डाउट आएगा कि सर आप इतने तेज़ चल रहे हो तो हमें समझ नहीं आ रहा, जिसके जब पर्टिकुलर सिंगल क्लासेस चलेगी ना, हम इन पे फिर बात करेंगे। तो आप ये पॉइंट अगर मिस कर देते हो, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं, अपन पर्सनली जब पढ़ेंगे ना, जब अपने छोटे छोटे बैच हैं, तो उसमें हम ये सारे डाउट क्लियर फिर करेंगे। तो असहयोग आंदोलन बंद होने का सिर्फ एक ही रीज़न नहीं था, चौरा चौरी कांड। दूसरा रीज़न ये था कि शहरों के लोग इस आंदोलन से हटने लगे थे। गांव के सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन शहरों के इसलिए हट रहे थे क्योंकि गांव के शहर के जो लोग थे ना, वो बगैर विदेशी कपड़े के नहीं रह सकते। उनके पास ना धागा है, ना बुनने के लिए चरखा है, वो तो बेचारे रोज़ मजदूरी करके खा रहे थे। तो लोगों ने छोड़ा। कहानी आ रही समझ में? क्या था, क्यों छोड़ा शहर के लोगों ने? गांव के पास तो कपास भी था, चरखा था और कपड़े थे। शहर के पास क्या था? कुछ नहीं। मतलब तो असहयोग आंदोलन किसके दम पे चलेगा? चरखे के दम पे चल रहा था, और वो वहाँ नहीं चल पा रहा। तो 2 मौके, 2 चीज़ें समझ गए, इसलिए गांधी जी ने कहा ओके बंद। तो चौरा चौरी कांड क्लियर। 22 में 2 साल चला सिर्फ असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट 1922 एंड 23, आज से एग्जैक्ट 100 साल पहले, सही बोल रहे क्या हम? आज से 2023 स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। किस पार्टी की? मोतीलाल नेहरू, है ना? और हाँ, उनके साथ एक और बंदे थे, CR दास। 2 लोगों ने मिलकर ये स्वराज पार्टी बनाई। अब तुम्हारे लिए तो एक तो शब्द ही है कि स्वराज पार्टी का बकवासी पार्टी हुई है, कचू भाई हुई है, हर का करने दिमाग लगाने। तो बात समझ लो, ये वो पार्टी थी, है ना, जिस पार्टी ने कांग्रेस को सपोर्ट किया और मदद की, और ये इंटेलिजेंट लोगों की पार्टी थी, जवाहरलाल नेहरू के पिता। मगर ये पार्टी उस समय सक्सेसफुल नहीं रही, क्योंकि खुद उनके सुपुत्र जवाहरलाल नेहरू इनके अगेंस्ट थे। तो बाप बेटा की लड़ाई राजनीति में भी होती थी उस समय। सोच के देखो, पिता ने जो बोला बेटे को पसंद नहीं है, बोले पिताजी ये गलत है कुछ आपके रूल्स, आई एम नॉट सपोर्टिंग यू। बोलो क्लियर? नेक्स्ट, अब 1925 में काकोरी कांड, ये एक बड़ा शानदार इंसिडेंट है, ये तुम समझ लेना। काकोरी कांड, काकोरी कॉन्स्पिरेसी लिखा है। ये वही टाइम था कि जब एक हमारे इंडिया के सबसे यंगेस्ट रिवॉल्यूशनरी को, क्रांतिकारी, जिसका नाम था खुदीराम बोस, इस इंसिडेंट की वजह से ही उसको फांसी दी गई थी। नाउ क्या था ये इंसिडेंट 25 का? समझो, अंग्रेज़ों से बुद्धि सबकी खराब थी। किन की खराब थी? हम इंडियंस की। तो जिसमें क्रांतिकारी जो लोग थे ना, कुछ ऐसे थे कि जिनको अंग्रेज़ों को बर्बाद करना था, कैसे करें। अच्छा, कैसे करें से क्या मतलब होगा? कैसे करें से मतलब ये था, हम उनको लूटेंगे। क्या लूटेंगे? अब सुनो कैसे लूटेंगे। ट्रेन आ रही है जिसमें है खजाना, अंग्रेज सरकार का खजाना है। तो एक खुदीराम बोस, है ना, और एक उनके साथ कोई मुस्लिम नाम था, नाम याद नहीं आ रहा, उनके मतलब 3-4 मुस्लिम थे और कुछ हिंदू थे। ये सब एक गैंग थी। इन सब ने मिलके काकोरी नाम की जगह पे एक स्टेशन को लूटा, है ना, जिसमें
कुछ अंग्रेज़ों की मौत भी हो गई थी और अच्छा खासा इनने ना हथियार लूटे थे, काकोरी कांड। तो इसको बोलते हैं काकोरी कांड। हाँ, भारतीयों ने अंग्रेज़ों की। तो इस बात से अंग्रेज़ बौखला गए और रीज़न ये था कि जहाँ ये लूटा था ना वहाँ पे आई थिंक इनने बॉम्ब भी फेंका था, जिससे ना 2 अंग्रेज ऑफिसर ना मर के उनकी बेटी और उनकी मिसेज मर गई थी। तो इस बात से अंग्रेज बौखला गए और उनने इन क्रांतिकारियों को पकड़ने का आदेश दिया। और किस किस को पकड़ लिया? उसमें से लगभग 6 लोगों को पकड़ लिया, जिसमें खुदीराम बोस भी थे। तो खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई, उसमें से कुछ को आजीवन कारावास और कुछ को भी फांसी। तो सबसे कम उम्र के सिर्फ 18 साल के थे खुदीराम बोस। सर अभी बता चुके हम लोग। हाँ, तो बात आई समझ में? ये था काकोरी कांड। इसमें कुछ और चीज़ें हम भूल रहे हैं, जब अपनी नॉर्मल क्लासेस होंगी हम वहाँ डीप जाएंगे। अभी टाइम भी नहीं है, इसलिए फटाफट आगे बढ़े। तो 1925 का काकोरी कांड याद रहेगा, काकोरी कॉन्स्पिरेसी, स्वराज पार्टी, चोरा चोरी, सब इमेज सेट रहनी चाहिए दिमाग में। क्लियर? आगे बढ़े। फिर 1928 असैसिनेशन ऑफ क्या था? सैंडर्स। हाँ, अब सुनना। एक अंग्रेज अधिकारी को मारा गया था जिसका नाम था सैंडर्स, है ना? क्यों मारा गया होगा पता ही है, वैसे ही पब्लिक गुस्सा ही है। ये इस हमने बोला था इस लाइन में तो हमें सबसे ज़्यादा इंसिडेंट मिलेंगे। यहाँ पे पूरा एकदम आग लगी पड़ी है। ये सब शांति वाला था, देखो कितनी शांति थी। हाँ, यहाँ पे तबाही मच रही है, अंग्रेजों को मारा जा रहा पकड़ पकड़ के। ये सैंडर्स कोई बड़ा ऑफिसर था IPS लेवल का। भारतीय भी मर रहे और अंग्रेज भी मर रहे। हाँ, और गांधी जी को यही तो नहीं आ रहा पसंद, इसलिए तो वो 22 से सन्नाटे में बैठे। देखो फिर भी अब कांग्रेस भी लेकिन एक्टिव है, कांग्रेस एक्टिव है। तो नेहरू जी ने एक रिपोर्ट बनाई। किस चीज़ की रिपोर्ट बनाई उनने? हमारे इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दैट मीन्स राजनीति में स्थायित्व बने। अच्छा, राजनीतिक स्थायित्व से तात्पर्य हो गया कि जो हलचल चल रही ना, जो क्रांतिकारी मतलब गुस्से में आ रहे, सरकार हैंडल नहीं कर पा रही, तो कुछ शर्तें अंग्रेजों से कह दो, वो मान लेंगे तो हम शांत बैठ जाएंगे। बोलो सही था? ये एक रिपोर्ट बनाई नेहरू जी ने। कब बनाई थी? 1928। है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हल्के फुल्के याद रखो। फिर अब यहाँ पे आग लगती है बहुत खतरनाक तरीके से। ये फिर एक खतरनाक मूवमेंट आ गया। साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया। साइमन कमीशन, भारत छोड़ो, वापस जाओ, वापस जाओ। पूरे लगभग आधी इंडिया में यही नारे चल रहे थे। किस चीज़ के? प्रसाद ले लो, जय माता दी बोलो, प्रसाद ले लो। चलो, कितने धार्मिक बताओ, आते ही से प्रसाद। कोई पंडित विचार तो ना सोच रहा, हम चिंता रखा था। चलो, साइमन भारत छोड़ो। अच्छा, काय छोड़ो भैया? जेका काट रहे थे? नहीं, भारतीयों ने बोला कि साइमन कमीशन वापस जाओ। और सिर्फ क्रांतिकारियों ने नहीं, जो लोग कांग्रेस के नेता थे ना, क्या कांग्रेस नेता और अंग्रेजों के साथ अच्छी साठगांठ बैठती थी, थोड़ी सी बातें होती थी। इस बार लेकिन इन्होंने गुस्से में कहा कि एक व्यक्ति नहीं रहना चाहिए इस कमीशन का, सब वापस जाओ। पता है क्यों? भारतीयों के हक में निर्णय लेने हैं। मान लो कि जैसे तुम बैठे हो, कोई बोले कि इस कोचिंग के लिए सर हमें कुछ नियम बनाओ, और तुम लोग हमसे बोलो कि कोचिंग के लिए तुम लोग को कुछ सुविधा देने के लिए, है ना, अच्छा गद्दा मिल जाए, है ना, नीचे तनक पसीना सीना ना आए, बैठ भी अच्छा मिले। अब जे सब कुछ है ना, जे सब कुछ सुविधाएं चाहिए। अब सुनना, अब जे सब कुछ सुविधाएं ना दे के हम कहें एक काम कर रहे हैं, हमारे नियम मतलब कोचिंग के नियम की हम खट्टे संभाल, हमारे कोई स्कूल के कोई टीचर है आकर टिका दे और आके कहे, अब वो आके कहे मैं तुम्हारे लिए नियम बनाने के लिए आया हूँ। अब उसने कही कि कोई भी बच्चा ऐसा आड़ा तिरछा नहीं बैठेगा,
ऐसे पैर रखने वाले को हाथ पांव तोड़ दिए जाएंगे, है ना। ऐसा करके बैठने वाले मुंह में दे दो जे, है ना। कोई जरा से ऐसे पाँव उठा ले वो घबा के घल जे, जो आड़े तिरछे पाँव बैठे हैं। अब तुम क्या हो भैया, तो चलो जाइए बस, जा समझ लो कि ऐसे ही बहुत हो भारत में। फीलिंग आई? फीलिंग समझ गए? इसमें भारत का एक भी मेंबर नहीं था और ये आए थे भारत में वो चीज़ बनाने के लिए, मतलब भारत का संविधान बनाने, समझ लो जी। ठीक है ना। भारतीयों का पता है नहीं क्या खाते हैं, क्या करते हैं, क्या सोते हैं, क्या जीते हैं, है ना, क्या भागते हैं। भारतीयों सवेरे से लौटा की है बेट, तुम सोचो को तो अंग्रेजी व्यवस्था कर दो। ठीक है, तो भैया पता नहीं तो कहीं निकलो तुम। अब जे जा नहीं रहे थे तो हड़तालें होने लगी, तो इसके चक्कर में बहुत तबाही हुई। अब भी इसका नुकसान देखना, इसके विरोध में क्या एक घटना होती है। उससे पहले 28 के बाद 1 साल बाद एक घटना हुई 29 में, पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन। पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन का क्या तात्पर्य हुआ? 1903 में लाहौर में एक सेशन हुआ। कहाँ पे हुआ? किसी, एक मिनट, कोई बता सकता है हमें? सिर्फ हाथ उठाना कि लाहौर कहाँ है, हाथ उठा दो। देखिए बिल्कुल जो बात गले में कंट्रोल ही नहीं हुए, है ना। लाहौर पाकिस्तान में है। उस समय लाहौर कहाँ था? वेरी गुड, ठीक है ना। वक्त के साथ देखो सेंटेंस बदल जाते हैं, है ना, है ना। 1923 में लाहौर भारत का हिस्सा और 2023 में लाहौर पाकिस्तान का पता 2023 तो ठीक है, 2123 में कहो जो अपने एमपी में बैठे ना, कौन से देश का हिस्सा हो। नहीं सर, जो नहीं उनसे कोई देश का हिस्सा। भाई 4 दिन के जीवन वाले इतनी बड़ी बड़ी डिसीजन नहीं ले सके, कोई भरोसा नहीं है। जो धरती पे ना बचे अपन, वहाँ बचे ही नहीं, हमारो तो अस्तित्व खत्म, तुम भी न टिक पाओगी उतनी। 100 साल तो भूल ही जाओ। तुम्हारी फोटो में ऐसी बिल्कुल टेढ़ी टापड़ी सी, है ना। हाँ, तुम्हारी जो पीढ़ी हुई है ना, बाबी अधेड़ हो चुकी हो है। हमारी एज की। चलो चलो अब भाई आ रहे, तुम तो भटक गई, अब रहने दो। चलो, पूर्ण स्वराज का मतलब समझे। लाहौर सेशन में ये बात डिसाइड की गई कि आज से हम लोग आज़ाद हैं। किससे आज़ाद? अंग्रेजों से। एक मिनट रुकना, हाँ, हम किससे आज़ाद हैं? अंग्रेजों से। एक और मिनट रुकना, हाँ, अंग्रेजों से आज़ाद हैं, लेकिन आज़ाद तो भाई नहीं थे, खुद को मानते थे। यहाँ पे नेहरू जी ने कहा कि आज से हम आज़ाद हैं और हम अंग्रेज़ों की एक बात नहीं मानेंगे, हम अपनी सरकार बनाएंगे। उनको देश में जो चुनाव होंगे ना, उनमें हम उनको वोट का हिस्सा ही नहीं लेने देंगे। और आज से 26 जनवरी 2030 से हम भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। कब से? 26 जनवरी 1930। अब एक बात अजीब नहीं लग रही तुम लोगों को इसमें कछू? हाँ सर, 15 अगस्त को और 26 सर आपने इसकी कहानी बताई है। हाँ, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अब से लेकर हमेशा वही मनेगा, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। मनाते कब हैं अपन रियल में? 15 अगस्त। लेकिन ये तो 26 किए गए थे, पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हुआ था, है ना। तो सुनना, जो 26 जनवरी हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि 1929 में लाहौर में ये डिसाइड किया गया था आज से हम स्वतंत्र हैं। तो इसलिए पता क्या हुआ, हमारा आज़ाद तो अंग्रेज़ों ने 15 अगस्त को किया। अब 15 अगस्त को जब आज़ादी का दिन है तो भारत के लोगों ने सोचा कि यार 26 जनवरी जिस दिन हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, हम क्या करेंगे? क्या उस दिन हम कोई त्यौहार नहीं मनाएंगे? मनाएंगे गणतंत्र दिवस, तो रिपब्लिक डे। और एक बात बोले, गणतंत्र दिवस मतलब माना यह जाता है कि संविधान के लिए बड़ा दिन होना चाहिए, और हकीकत तो ये है कि उस दिन संविधान भी तो लागू नहीं हुआ था। मतलब ऑनेस्टली देखें,
अब तुम कह रहे हमें तो बचपन से चिल्लाता रहेगा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, रट रट के बुद्धि खराब हो गई। तो सुनो, ये जो डाटा था ये तुम्हारे लिए था, और ये जो हम डाटा बना रहे हैं ना, वो डाटा रियल में ये है कि 26 नवंबर 1949 यस सर। है ना, ये 9th की बुक में है ये, हाँ है ना। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम्प्लीटली तैयार हो गया था, बट 1 महीने पता क्यों रोके? इसलिए रोके कि यार 26 जनवरी की कीमत है, उस दिन एक बड़ा दिन होना चाहिए, तो रुक गए, है ना। और जय श्री राम के चक्कर में 26 जनवरी मिस हो जाएगी। ठीक है, ककर इतनी ऊंचाई पे है अपन, एसी चलाने के चक्कर में ना, ए भाई अंधेरा हो गया, सॉरी। बोलो क्लियर? नहीं 4-5-6 जला देंगे अपन, हम ये ख़त्म करा दें, ये तो चल जाएगा। हाँ नहीं, लाइट आ गई होगी, ऐसा नहीं, आ गई। यहाँ लाइट पड़ती भी नहीं है, फिर कोई टेंशन नहीं, ये ख़त्म है नाउ। ठीक नहीं, उस दिन उन्होंने बोला था यहाँ कि आज से हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, 26 जनवरी हाँ। 1930 को स्वतंत्रता, जबकि हम आज़ाद नहीं हुए थे रियल में। हमारी भावनाएं जुड़ गई थी। बोलो क्लियर? अंग्रेज नहीं गए थे, सिर्फ मना रहे थे। हाँ करिया तो है ही। लेकिन वो आ गया है। सर दांत अकेले दिखा रहे अरे बाहर क्या मुस्कुराहट। चलो, हमारी मुस्कुराहट रहने दो। 1929 में एक और घटना हुई, बॉम्बिंग इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बाय भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। इसी दिन अंग्रेजों से त्रस्त होके एक यंग लड़के, 21 साल के लड़के जिसका नाम था भगत सिंह, और उनका ही दोस्त था बटुकेश्वर दत्त, इनने साइमन कमीशन के विरोध में कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। इनने सेंट्रल असेंबली, अरे लोकसभा समझ लो आज की, उसमें जो खाली सीटें थी ना, उन पे जाके बॉम्ब फेंके। अब बॉम्ब फेंकने से अंग्रेज सरकार ने कहा कि इनने बॉम्ब फेंका, अगर हम लोग मर जाते तो इनने साफ बोला, पूरी बात सुन लो पहले। अंग्रेजों ने बोला कि यदि हम लोगों की यहाँ कुछ किसी की डेथ होती तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इन दोनों ने साफ बोला कि हमारा उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, अगर मारना होता तो आज हम इनको कहाँ, ये जो बॉम्ब थे ना ये खाली सीटों पे ना हो के आपके सिर पे होते। तो बोले क्या उद्देश्य था, तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि ये बॉम्बिंग का उद्देश्य था। तो बॉम्बिंग का उद्देश्य पता क्या था? बहरी सरकार को हमारी आवाज़ सुनाना। कौन सी सरकार को? सरकार। है ना, ये उनका सेंटेंस था। बात आई? फीलिंग समझो उस बात की कि किसको बहरा बोल रहा है वो, क्योंकि अंग्रेज उनकी कोई बात नहीं मान रहे। इसके बाद इन्हें जेल में डाला गया, और आई थिंक यहाँ वो इंसिडेंट नहीं है। और जस्ट 2 साल बाद 23 मार्च 1931 को तीन लोगों को जिसमें भगत सिंह भी थे, इनको फांसी दे दी गई। और हम उसका इंसिडेंट एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो अपनी सेपरेट क्लास में अपन कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले हम कर चुके हैं कुछ लोगों के लिए। किस किस को किया? किसी को किया भगत सिंह का इंसिडेंट? नहीं किया, चलो वो अकेला खा जाएगा आधा घंटा। तीनों को 24 तारीख को फांसी देनी थी, 24 तारीख को फांसी ना दे के 23 मार्च को फांसी दे दी गई सुबह 4 बजे। जिंदाबाद। बोला क्लियर? ठीक है ना। 23 तारीख को फांसी क्यों दी गई? जोश आ गया। क्योंकि 24 तारीख को कोई फांसी उनको लगाने ही नहीं देता। पब्लिक आ जाती ना वहाँ, अंधेरा हो गया। ओके, बिल्कुल नहीं देखा। हमने बोला था। देखा ही नहीं रहो। अब भाई हमारी आंखें थोड़ी सी ज़्यादा हाईलाइट दिखेंगी। अभी नहीं दिखा रहे हैं भूत। देख रहे हैं? ओके ठीक है, चलो पहली बात बोलो क्लियर। यार ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे।
अब नहीं दिख रहा। 1930 चिटगांव आर्मरी रेड, एक गांव था जिसके शस्त्रागार पे, अब वही तो बात है ना, तुमको आर्मरी ना, ये आर्मरी समझ में आएगा ना, वो है ना हिंदी में ना, वो कहने का मतलब जहाँ पे हथियार रखे जाते हैं, उस पे भारतीयों ने हमला किया, हथियार लूट लिए। बोलो क्लियर, बस इतना ही बता रहे। फिर 1930 1930 एक और ऐसा मूवमेंट आया जहाँ पे हमारी इंडिया ने एक और विशाल आंदोलन स्टार्ट किया, जिस आंदोलन का नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस शब्द का मतलब होता है हम सम्मान के साथ आपकी बात, आप हम जो कह रहे हो हम उसको नहीं करेंगे। अवज्ञा मतलब ना मानना। तो आप हमसे कोई काम कहोगे, हम चुपचाप उसको मना कर देंगे कि हम सर नहीं कर रहे। तो इसके अगेंस्ट में आप क्या करोगे? मारोगे इंडियंस को, और हम उस मार को चुपचाप सहेंगे। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का मोटो था। अहिंसा का, अहिंसा का मतलब यही था गांधी जी का तरीका। चलो ठीक है ना, बात आए सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने बोला कि हम चुपचाप आपकी बात को नहीं, हाँ ये सही है। उसमें बहुत सारे भारतीयों को बहुत बुरे तरीके से मारा गया, उठा उठा के जेल में डाला गया। कहते हैं 1 लाख भारतीयों को जेल में डाल दिया था। खुद गांधी जी को 6 साल की सज़ा देती थी। कितने साल की? मगर उनकी बीमारी की वजह से उनको 2 साल में छोड़ना पड़ा। क्या बीमारी हो गई? नहीं, तबीयत खराब हो गई थी। वैसे ही बूढ़ा सिंगल हड्डी था। खाने पीने में 2-4 रोटी खा ली तो खा लिए। हाँ सही है ना, सही था। अगर वहाँ जेल में मर जाते ना, तो देखो गांधी जी को पसंद करने वाले सिर्फ अच्छे लोग नहीं थे, जो कुछ डाकू माकू भी थे ना, या जो क्रांतिकारी थे, जैसे अब हमारे सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह, ये लोग पसंद करते थे गांधी जी को। बोले कि दद्दू ना मरे, और अगर दद्दू मर जाते तो जिस जेल में मरते उसको ही पूरा जेल को आग लगा देते। गांधी जी सबको कंट्रोल करे रहते थे। वो जाके बोल दिए कि तुम्हारे लिए मैं हूँ। और हकीकत तो ये है कि गांधी जी को मानते इसलिए थे क्योंकि वो बंदा उन ताकतवर लोगों के लिए भी छुट जाता था, खड़ा हो जाता था कि इनके बदले मुझे सज़ा दे दो। सर वो पीठ पे जाते तो हाँ इतने बुड्ढे तो मारते नहीं। देखो, हाँ ना, पहली बात तो जा है वो व्यक्ति खड़ा होता था पिटने के लिए, उसके पीछे जो फौज होती थी ना, बात सुन लो, उसके पीछे जो फौज खड़ी होती थी ना, उसको देख के अंग्रेजों के पसीने छूट जाते थे। उसको मारना तो दूर की बात, जो जिसके पीछे 1-2 लाख आदमी चल रहा हो ना, तुम्हारी हिम्मत है कि उसको टच कर लो, वो तो कचरा कर दे। क्योंकि कईयों को नहीं होता कंट्रोल। गांधी को हो रहा था, कईयों को नहीं होता। तो ये डर अंग्रेजों को भी पता था। अगर तुमको कछु सीन याद हो तो वो, अगर तुमको भीड़ देखना हो तो भीड़ देखने के लिए RRR मूवी जो है ना, उसमें वो जो पुलिस वाला डंडे बरसाता है, तो वही तो खत्म, आगे बढ़े। तो यहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और हाँ, और पहली घटना क्या थी भाई? मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए कोई घटना तो होगी ना, तो उस घटना को दांडी मार्च से शुरू किया। दांडी यात्रा 13 अप्रैल 1930 से साबरमती आश्रम से, कहाँ से? जो कि गुजरात में एक जगह है, वहाँ से एक यात्रा शुरू की गई 240 किलोमीटर की। कहाँ जाएगी ये? दांडी नामक जगह पे। क्या करेगी? गांधी जी वहाँ जाके अपने हाथ से नमक बनाएंगे और इस कानून को तोड़ेंगे। किस कानून को तोड़ेंगे? कि हम अंग्रेजों की बात नहीं मानते। अच्छा, नमक बनाने से अंग्रेजों की बात ना मानने का क्या संबंध था? संबंध ये था
नहीं, वो ये था कि पहले नमक पे टैक्स लगता था। क्या था? और नमक ऐसी चीज़ थी जो पूरे इंडिया में लोग जानते थे कि इसको खाने की यूँ चीज़ है। तो इस वजह से गांधी जी ने नमक को चुना कि मैं नमक का कानून तोड़ के पहली बार अंग्रेज़ों की अवज्ञा करूँगा। क्या करूँगा? आपके एग्ज़ाम में आंसर यही मेंशन होना चाहिए जो हम बोले, शब्द से शब्द, है ना। और जितने लोग जो स्माइलिंग चल रही है वो कसर अब भी निकल जाएगी। एग्जैक्ट हम अपने इंसिडेंट को रिकॉल कराएंगे। समय के अभाव के कारण, सुन तो लो, हाँ, समय के अभाव के कारण हम रुके हैं। और समय के अभाव के कारण जैसे एक बंदा ये चुन गया था, दूसरे नंबर पे स्वयं है स्पेशल कैंडिडेट। बातें ही ऐसी करते हैं सर, कहाँ से तो आने चाहिए। देखो, लोग तो बात है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में, बात बनाना, अपना काम को बनना। हम गाना सुने ही नहीं पूरा, ठीक है ना। छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं सुट ना जाओ दोनों। बोलो क्लियर? बस यहाँ तक आते ही से कहानी शुरू, पार्ट 2 स्टार्ट। बोलो क्लियर? नहीं दे रहा सर। अब सुनना, ये तीन डेट जो दिख रही ना, रट लो। 1930, 31 और 32। 1900 है ना सर वो? हाँ, 1930, 31, 32 रट लो का है। 1930 लाइट के कारण पैर पीछे। 31 32 है। हाँ, कर लिखो तो 30। हाँ, देखेगा आप। चलो, हाँ, चलो, नहीं देख रहा कोई बात नहीं। सुने, एक मिनट और देख लें हम। तो उसमें क्या होगा? हाँ, इसलिए तो बोल रहे थे जल्दी ख़त्म कर लें दो। गलती आपकी। कोई हंस ले रहा है, कोई मुस्कुरा ले रहा है ना। हम चाहते हैं कि सब लोग दिन छेती घर पहुंच जाएं। क्या हम पहाड़ को वो सिर पे उठा रहे है ना, और वो भी शिंगली से। और कृष्ण भगवान हम है नहीं हैं। करिया हो गए तो कृष्ण भगवान हो गए। करिया से काम नहीं चढ़े, तरह का रंग रूप होनी चाहिए व्यवस्था। चलो, 3 डेट क्यों इम्पोर्टेंट है, पढ़ के बताने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लैंड में, लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। क्या हुई? अब आप समझे ही नहीं, देसी भाषा में सुनो। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। चलो, ये भी नहीं समझे, अब सुनो। भारत में नई शासन व्यवस्था लाने के लिए बोला गया कि भारत का संविधान तैयार करना है। तो संविधान तैयार करने के लिए भारत के इंटेलिजेंट लोग वहाँ पहुँचने चाहिए। तो वहाँ पे बैठ के भारत का संविधान बनेगा और भारत को क्या मिलेगी? आज़ादी। भारत का संविधान मतलब भारत में शासन चलेगा। अब इसमें कांग्रेस के लीडर्स को बुलाया गया है ना, जिसमें से गांधी जी को अच्छा खासा फुल इन्विटेशन दिया। तो गांधी जी उस समय सभी ने अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, तो पहले वाले में गांधी जी नहीं गए। दूसरे वाले में गांधी जी को मना लिया गया, बोला कि आपके साथ जो आपके मित्रों को जेल में डाला गया है हम उनको छोड़ देंगे, लेकिन प्लीज़ आप वहाँ आओ और प्लीज़ संविधान बन जाने दो भारत का। आप नहीं पहुँचोगे तो संविधान नहीं बनेगा। बोलो क्लियर? और तीसरे में गांधी जी फिर नहीं गए। अब क्वेश्चन ये है कि तीसरे में क्यों नहीं गए? बहुत अच्छे से सुनते जाओ। अगर 1 सेकेंड भी तुमने वेस्ट किया ना तो तुम्हें हम नहीं चाहते कि मिस हो, और सही में हमें छड़ी उठानी पड़ेगी। ये खास मूवमेंट है। तो पहले में गांधी जी नहीं गए। क्वेश्चन आता है कौन से में गांधी जी गए थे या कौन से में नहीं गए। 1931 में गए थे। तो वो सिर्फ सेकंड में गए थे और थर्ड में फिर नहीं गए। थर्ड में ना जाने का रीज़न था क्योंकि इनने जो बोला था कि हम आपके मित्रों को जेल से छोड़ देंगे, अंग्रेज़ों ने वो नहीं छोड़ा था उनको। मतलब उस 1 साल भी वो लोग वहाँ पे परेशान होते रहे। और गांधी जी के मित्र कौन थे? सारे स्वतंत्रता सेनानी, जिसमें आप लोग उन 1 लाख को शामिल कर सकते हो।
तो गांधी जी नहीं गए। अब सुनो एक खतरनाक और बात, एक पे एक स्ट्रॉन्ग बातें सुना रहे। कहते तो हैं कि इन बातों के लिए हमको तुमको इस सेपरेट क्लास में बहुत आराम से सुनाना था। सही में एक दिन में एक ही बात बताते, क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा पर्सन था जो तीनों में गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना। तो भले इन्हें मूर्खता में आंसर दिया, लेकिन सही में वो व्यक्ति था जो तीनों में गया था। एकमात्र पर्सन था जो तीनों कॉन्फ्रेंस में गया। क्यों? किसकी तरफ से? कांग्रेस की तरफ से नहीं, दलितों की तरफ से, जो दबे पिछड़े लोग थे। क्योंकि संविधान में हमें जगह चाहिए, उस बंदे ने यहाँ संघर्ष किया। बोलो क्लियर? मगर अब सुनो, अब थोड़ा सा अंबेडकर की बात हुई है, तो ये बात हो गई फर्स्ट राउंड टेबल। सेकंड में गांधी इरविन पैक्ट हुआ, जिस पे गांधी जी ने साइन किया। किस बात पे साइन किया था? इसी बात पे कि अंग्रेजों ने कहा कि हम तुम्हारे दोस्तों को छोड़ेंगे, तुम साइन कर दो अपने हाथों और जल्दी मीटिंग में पहुंचो। तो गांधी जी ने साइन कर दिए। इसको बोलते हैं गांधी इरविन समझौता। लेकिन इनकी बात नहीं मानी तो तीसरे में फिर नहीं गए। लेकिन चौथे में जो तीसरा था ना, सॉरी तीसरे में नहीं गए, इस तीसरे में जैसे ही अम्बेडकर वहाँ से लौटे, गांधी जी अम्बेडकर से लड़ गए। पता क्या बोला अम्बेडकर से? कि तुम जो तीन ही कॉन्फ्रेंसिंग में गए हो ना, तुम जो चिल्लाते फिर रहे ना दुनिया भर में कि दलितों को अदर एक्स्ट्रा हक चाहिए, ये गलत बात है। हमें जो चीज़ पसंद नहीं है। तो इस चक्कर में गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ गए और बूढ़ा 20 दिन बैठा रहा, 21वें दिन निपट जाता तो अम्बेडकर जी झुक गए, बोले कि ये दलितों को हक नहीं देने देगा, लेकिन मैं अपने आंदोलन में किसी की जान नहीं जाने दूंगा। और अम्बेडकर गए और गांधी के पास चुपचाप साइन कर दिए कि मैं अपनी जो दलितों का जो हक की जो सीट थी, मैं उस चीज़ को छोड़ रहा हूँ। इसको बोला जाता है गांधी, इसको बोलते हैं पूना पैक्ट। ये एग्ज़ाम में ये वो पॉइंट है जो सीधे पूछे जाते हैं कि किस सन में, किस टाइम पे गांधी और अंबेडकर के बीच में ये समझौता हुआ और किस वजह से हुआ। तो ये लोग अलग से हक ना मांगे। आपके जो भी लोग जो अफवाह फैलाते हैं, जो भी है, सत्य ये है ना। बोलो क्लियर? पूना पैक्ट। इनको समझने में हजारों दिन निकल जाएंगे, बहुत ध्यान से बता रहे, सुनते जाना। थर्ड, 1935 हमारा संविधान तैयार होके आ गया। सही बात है। 3 कॉन्फ्रेंस हो गई और कांग्रेस को बुलाया, आ जाओ भैया, नहीं आ रहे मत आओ, हम तो बने हैं। भारत का संविधान तैयार हो गया आ गया, जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम। जो भी सरल लगे भाषा में बोल लो, या तो ये बोल लो। बोलो क्लियर? नेक्स्ट, 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्म्ड। फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्म, जी कौन सी बला है फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्म? नाउ सी, सुभाष चंद्र बोस को जानते ही हो। हमें बताओ, क्या उनकी गांधी जी से बनती थी? बिल्कुल नहीं बनती। सत्य सुनो, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस दोनों बहुत अच्छी बनती थी, है ना। इसी सम्मान में महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के लिए एक उपाधि दी। किस चीज़ की? बापू की। मतलब उनको सम्मान से पिता बोला जाएगा। ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं। अब सुनना, 1939 में गांधी जी का किसी बात को लेके, छोटी बात नहीं थी, बड़ी बात थी, इनसे हो गई ऐसी। किससे? सुभाष चंद्र बोस से। क्यों हो गई? क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कौन बने? पट्टाभी सीतारामैया। लेकिन कांग्रेस किसको चुन लेती है? सुभाष चंद्र बोस को।
तो गांधी जी का तो खून खोलेगा कि कांग्रेस जो मुझे इतनी इज्जत देती थी, उनने सुभाष चंद्र को चुन लिया। तो गांधी जी के मन में एक छोटा सा द्वेष आ गया कि मैं इसके आर्गूमेंट से कन्फर्म नहीं हूँ, और उस चक्कर में गांधी जी और सुभाष की खंग गई। लेकिन गांधी जो सुभाष चंद्र बोस थे, उनने 39 में जो मीटिंग तो अटेंड की, मतलब एक मीटिंग होती है ना हर साल, कांग्रेस की होती थी, उसमें वो उसके हेड तो रहे। लेकिन उसके हेड रहने के बाद ना, पता है इनने क्या किया? कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया। बोले मैं ऐसी जगह नहीं रहूँगा जहाँ मेरे विरोधी उत्पन्न पैदा हों। तो इनने उस बात के चक्कर में एक नई पार्टी की स्थापना की, जिसके लिए फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, ये पार्टी का नाम है। इनने खुद की पार्टी बनाई जो क्रांतिकारी विचारों पे चलती थी। कैसे क्रांतिकारी? गांधी बोलते थे पिट के आज़ादी मिले, सुभाष बोलते थे पीट के आज़ादी लेंगे। हाँ, इनका उद्देश्य बहुत स्ट्रॉन्ग था, ऐसे अंग्रेज आज़ादी नहीं देंगे, हमें तो जो हथकंडे अपनाने होंगे करके रहेंगे। मतलब भगत सिंह का जो सपना था ना, मतलब तलवार के दम पे, हथियारों के दम पे, उस चीज़ को सुभाष चंद्र बोस ने फॉलो किया। बोलो क्लियर? एक एक फैक्ट ध्यान रखियो, आपकी आंसर राइटिंग में जी चीज़ें एग्जैक्ट उतर के आएंगी। बोलो क्लियर? नेक्स्ट, हम बहुत तेज़ चल रहे हैं, हम तुम्हारे डाउट्स को क्लियर नहीं कर रहे हैं। अगर सही में ऑनेस्टली रखते हो तो उन डाउट्स को हमसे बाद में क्लियर करो इन्हीं पॉइंट के थ्रू, तो हमें सही में खुशी होगी। एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। बोलो क्लियर? नेक्स्ट, 1942 क्या हो गया? 1942 में मतलब क्या हुआ इसका? भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन, क्लियर? अच्छा, 39 के बाद अचानक से ये दिमाग खराब कैसे हो गया? इसके पीछे कहानियाँ छुपी हैं यार। कोई भी इंसिडेंट फटाक से नहीं होता, बड़ा डार्क सा हिस्ट्री छिपी होती है। कहने का मतलब गांधी जी का मन भी भर गया और बोला कि यार बस, ये अंग्रेज इस तरीके से बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो गांधी जी ने एक बड़ी सी सभा में आके ये बोला कि इस बार हम जो मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं ना, उसमें हमारा एक ही मोटो होगा, करो या मरो। मतलब हम तब तक अड़े रहेंगे जब तक आज़ादी नहीं ही मिलती। और इस चक्कर में फिर वही कहानी शुरू के क्रांतिकारियों को जेल में डाला जाने लगा, बहुत सारे हथकंडे अपनाए। लेकिन इस बार जो वो घटनाएं थी ना हिंसात्मक, लोगों ने वो नहीं की। तो सही में अंग्रेज़ों को मजबूर होना पड़ा कि जेलें कम पड़ गई। तो अब यहाँ पे एक अच्छी इंटरेस्टिंग बात है, उसको साइलेंटली सुन लेना। जो बड़े बड़े नेता थे ना, उनके लिए जेलों में डाला गया। पता है कैसी जेलें थी? वो जेलें थी बड़े बड़े बंगले जिनमें गद्दे थे, सोफे थे। उनको ऐसी जेलों में, ये जेल थी वो अंग्रेजों की। जेल में है ही नहीं जगह। 5 लाख बंद करना था, नज़र बंद करना था उनको। बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में भेज दिया, बंद करो इनको यार। अंग्रेजों की होटलें थी, इनको रखो। तो बहुत सारे नेताओं को वहाँ डाल दिया गया। लेकिन फिर भी ये मालूम है, खिड़कियों से ढूक ढूक के लोगों को सहारा दे रहे कि हम जिंदा हैं, ये खड़े जेल में कैद हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग लगे रहो। बात आ रही समझ में? मूवमेंट नहीं रुके। और लोग आते जा रहे, गांव से लोग अपने काम छोड़ के आ रहे हैं। कहीं अपन तो 1 महीना को खाना धल रही है बैलगाड़ी में, उतर ही जाकर रोड पे जाकर बैठ के खे हैं। अंग्रेज हो गए, हाथ गए। कहाँ की जेल में डाला है इनको, काय में डाला है? और गोलियां कितनी गोलियां मारो, कितने मारो। और सबसे बड़ी बात तो जाकर जिनके 4 डंडा मार रहे, 2 ठैया नहीं हट रहे, तुम जब पीछे भीड़ कैसे हटे हो? तुम गाड़ी से भी को चलो, कितनी चले हो गाड़ी जी, मूल पे गाड़ी उठा ले ऐसी अपने, पूरी जीप उठ जाए ऊपर। क्या करिए, थक गए वो। तो आप एक तरीका ये था। और दूसरी कहानी पता क्या चल रही थी इसके पैरेलल, वो हम कहानी बता नहीं रहे। इंग्लैंड में भी मौसम बन रहा था कैसा, भारत अब हमारे कब्जे में नहीं रह सकता।
रीज़न वहाँ पे भी चुनाव होते थे तो भारत के लोगों ने एक शर्त रखी वहाँ की दूसरी पार्टी से कि तुम हमें जो चीज़ दो तो तुम्हारी पार्टी जीत है। बोलो कहाँ जीत है? भारतीय लोग भी तो अंग्रेज़ों वहाँ इंग्लैंड में रह रहे थे, उन्होंने कही हम वोट पता कब दे हैं? जब तुम भारत आज़ाद करो। सही बात, चुनाव पे ऐसे ही होता है, हम तुम्हें वोट जब दे जब तुम हमारी बात मानो। तो क्लीमेंट एटली नाम का एक व्यक्ति था जो दूसरी पार्टी था, उसने कही मैं आज़ादी दे भारत है, मैं वोट दो। तो जितने भारतीय वहाँ थे ना पढ़े लिखे, हम दे ना वोट, आ जाई दे दई, मानो हमारे देश से छोड़ दे, आ जाई, बोले डन। और सही में वो जीत गया। तो क्लीमेंट एटली ने कही 1946 का वो साल होगा जब मैं भारत की आज़ादी की घोषणा करूंगा और 47 में 1947 15 अगस्त को अपना देश आज़ाद हो गया। हाँ, तो बात आई समझ में। तो सिर्फ गांधी जी का प्रयास नहीं कहेंगे, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो आज तो रिस्कट नहीं हो रहे। काहे कि 10 पॉइंट हमारे दिमाग में अभी रखे हैं, एक एक नहीं बता सकते। द्वितीय विश्व युद्ध भी जिम्मेदार था, चल रहा तो नहीं। युद्ध में अंग्रेजों की सुटाई चल रही थी, दूसरी तरफ हमारे जो कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जी भैया कौन से जाके मिले अंग्रेजों के दुश्मन से? कौन था अंग्रेजों का दुश्मन? जर्मनी। और जर्मनी के पापा हिटलर ही थे। तो जी किन से जाकर मिल गए? हिटलर से। और हिटलर ने क्या किया? कहा कि सुभाष नहीं, एक बात आती है, क्वेश्चन आता है, सुनो क्वेश्चन आ गया, किस व्यक्ति ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि प्रदान की? 4 ऑप्शन आते हैं, तो अब सही ऑप्शन तुम समझ गए होगे। बताइए सर, ऑप्शन ऐसी बात नहीं। हिटलर ने। उपाधि। हाँ, बोलो क्लियर। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा और सुभाष चंद्र बोस को बोला कि सुनो मैं तो मदद नहीं कर पाऊंगा, यूरोप से मेरी सेना वहाँ नहीं जा सकती। कहाँ नहीं जा सकती यूरोप से सेना? कहाँ नहीं जा सकती? बस 2 मिनट और रुको। कहाँ नहीं जा सकती? जर्मनी से सेना, मतलब जर्मन सेना भारत नहीं जा सकती अंग्रेजों को मारने। लेकिन हमारा एक मित्र है जो तुम्हारे पास में है, जिसका नाम है जापान। तो नेताजी से बोला तुम जाओ जापान, मैं वहाँ फ़ोन लगा दूंगा, टेलीग्राम कर दूंगा, तुम वहाँ से अपनी सेना लेके आना। तो वहाँ पे एक बंदा था जिसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर ली थी। वहीं पे सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की, उसने कर ली थी। और इनकी सेना लेके सुभाष चंद्र बोस ने जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है ना, उस पूरे को सेना के दम पे आज़ाद करा लिया था। भारत में भारत का झंडा लहरा गया था वहाँ। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट स्टेट। इसलिए हम तुमको मार मार के याद करवाए वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट। समझ गए ना? असम, मणिपुर, मिजोरम। सिक्किम। समझ गए? राजधानी। ऐसे जाके इनने इतने संघर्ष के बाद आज़ादी। और सुनो, फैक्ट ख़त्म नहीं हो रहा है, हम रुक नहीं पाएंगे। इनने इस जो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में भारत सरकार की स्थापना कर दी थी, भारत सरकार बना दी थी। हाँ, भारत को चलाने के लिए। बहुत इंसिडेंट दिमाग में भरे पड़े हैं, बट वी हैव नो टाइम। बोलो क्लियर। लास्ट क्रिप्स मिशन भी इसी टाइम पे आया था, जिसमें 3 अंग्रेज थे। ये इसलिए आए थे कि भारत में संविधान बने और उसको आज़ादी देनी है ना। अच्छा था ये संगा मिशन, हमारी हेल्प के लिए आया था। और फाइनली 1947 में माउंटबेटन प्लान आया। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड लुई माउंटबेटन, जिसने भारत के हाथों में उसकी आज़ादी सौंप दी रिटर्न में कि आज से अब आप आज़ाद हो। 2 मुल्क बना दिए, एक पाकिस्तान और एक भारत, और दोनों ही अपनी अपनी सरकारें अपने तरीके से चलाएंगे। आज से हम आपके देश को टोटली छोड़ रहे हैं। तो ये था अपना इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और रही बात इसकी, अब ये कभी होगा तो होगा, इसको अपन अब नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई तो रहती है। हाँ, उसके पीछे छोटे छोटे रीज़न। चलो ठीक है, आपके डाउटों को हम क्लियर भी कर दे रहे।
उनकी लड़ाई इसलिए रहती है क्योंकि वो जो बॉर्डर पे जो लाइन खींची थी ना, देखो हम ये गहराई डीप मूवमेंट बता तो बुक में ना मिलेंगे, तो नहीं तो ये ढूंढने लगो तुम कहाँ, और हम बता भी दे रहे कौन सी बुक में मिल जाए हैं। जो कंपटीशन एग्ज़ाम की मोटी मोटी बुक्स आती हैं उनमें ये है सब। तो सुनो, उस लाइन को बनाने के लिए एक अंग्रेज ऑफिसर को बुलाया गया जिसका नाम था रेडक्लिफ। क्या नाम था? अगर क्वेश्चन पूछा है तो याद रखना इंसिडेंट को, हम जिसको बताते हैं जो इंसिडेंट हमें पता होता है कि तुमने पूछा, हम तुमसे दोबारा पूछ लेंगे। एक रेडक्लिफ नाम के एक अंग्रेज अफसर को बुलाया गया, उससे बोला कि भारत पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटो। तो उस बंदे ने पता क्या किया कि जिसने भारत को देखा ना हो, कभी यहाँ आया ना हो, और 4 दिन में आके लाइन खींच दो बेटा तुम। अब हुआ का तुमने बांट दिए। अब सुनना, एमएलए है, मान लो इसमें से बीच में से लाइन खींच दी। कैसी खींच दी? मान लो जो रोड है ये, इस रोड को लाइन मान दिया और बोल दिया कि उस तरफ वाले पाकिस्तान में, इस तरफ वाले भारत में। अब सुनना, ये हो गया। अब सुनो कहानी क्या हुई, दिक्कत कैसे हुई। धोखे से हम मान लो कि ये रिया पिया कविता लोगों का घर, अब धोखे से हम इनके घर गए। हाँ, जब देश नहीं बने थे, मान लो, कहानी समझना, हंसने वाली बात नहीं, हम छोड़ दे रहे इसको कहो तो। हम मान लो इनके घर घूमते घूमते गए, सुनना, पहले भी जा रहे थे, जब एक देश था जा रहे थे ना भाई, हमारे अलग अलग अच्छे संबंध हैं, मतलब वो बेसिकली मुस्लिम और हिंदू का संबंध था। हम इनके घर जा रहे, मुस्लिम और हिंदू दोनों इतने अच्छे से रिलेशन थे जैसे अभी है इंडिया में, उस समय भी इतने अच्छे थे कि सब आना जाना होता था। जैसे ही लाइन खींची, अब हम वहाँ गए, अब वहाँ पे कोई तीसरा व्यक्ति जो अंदर मार्केट का, मतलब अंदर पाकिस्तान का आया, उसने देखा कि ये यहाँ था, तुरंत उसने पुलिस को बुलाया, हमको वहीं से पकड़ के और हमारे साथ वो ट्रीटमेंट किया जो किसी आप अपने दुश्मन के साथ भी ना करोगे। तो क्या बाकी हिंदुओं का गुस्सा नहीं आएगी? अब ये सिर्फ एक तरफ से बात नहीं हुई थी, मान लो कोई पाकिस्तानी इधर आया तो सिखों ने ये नाटक कर दिया, यहाँ आके उस बेचारे को मारा। यार वो तो एक घर के लोग थे, सही में गांव के बीच में से लाइन खींची थी, ये सही इंसिडेंट बता रहे हैं, खेतों में से बॉर्डर बना दी गई। हाँ, ये एक व्यक्ति का खेत, उसकी आधी जमीन भारत को, आधी पाकिस्तान को, उससे बोला तेरे कागज बाद में बन जाएंगे, बस भारत का तेरा, कोई केस नहीं करेगा, गई तेरी जमीन, चल भाड़ में जा। बोलो क्लियर? ज़्यादा जानकारी के लिए रहने दो, नहीं जो है चली गई, सुनो जल्दी से। ज़्यादा जानकारी के लिए एक मूवी है सरबजीत सिंह, अगर उसको देख लोगे ना तो एक बात ध्यान रखना, 2 घंटे की मूवी देखने के बाद कि यदि तुम पे ऑनेस्टली, चलो वो छोड़ो, वो तो उसके बाद आप पे सच में पानी नहीं पिलेगा ईमानदारी से, अगर जो व्यक्ति सही में महसूस करने वाला है तो। क्या नाम है सर? सरबजीत सिंह। ट्रेन में लाश भर गया। वो नहीं, वो ट्रेन टू पाकिस्तान है, तुम गदर अदर के सीन बता रहे, वो नहीं। एक इंसान के साथ क्या होता है उसमें बताया, एक इंसान के साथ क्या होता था वहाँ पे, वो देख लेना, तुम लोग समझ जाओगे दर्द। बात आई समझ? तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसलिए भारत पाकिस्तान में विवाद है। अगर अच्छा कोई व्यक्ति होता ना भारत का ही, इतना शानदार तरीके से दोनों आज दोस्त होते। जैसे नेपाल और भारत क्यों हैं अभी अच्छे हैं, बांग्लादेश और भारत क्यों हैं अच्छे हैं, भारत पाकिस्तान भी अच्छे ही होते। गलत व्यक्ति ने गलत तरीके से गलत काम गलत समय पे कर दिया। रेड वो कहाँ का था सर? भारत ब्रिटिशर था जो कभी भारत नहीं आया था, रेडक्लिफ। रेडक्लिफ। बोलो क्लियर? बात आई समझ में? चलो, और कोई डाउट? 2 मिनट दे के कुछ लोगों से हम पूछ लेंगे ये। अब हम इसको कर दे समाप्त। अब आ गई आपकी बारी।